हे एवरीवन, अभी तक हमने इन आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो थे वो कवर अप कर लिए, सच एज अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके बाद हम सेकेंड मेंबर ऑफ 15 ग्रुप पे मूव करते हैं, दैट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में हमने जो जनरल ट्रेंड्स थे इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने वो सभी जनरल ट्रेंड्स कवर अप कर लिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम देखने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस रिलेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो फॉस्फोरस को कंपोज करके बनते हो। तो उस लिस्ट में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स रहते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो अब इन तीनों की ही प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाइट कौन सी प्रॉपर्टी शो कराते हैं, ब्लैक कौन सी प्रॉपर्टी शो कराएंगे एंड रेड कौन सी प्रॉपर्टी शो कराएंगे। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसके स्ट्रक्चर्स, इनमें जो एंगल्स हैं, जो इनमें स्पेशलिटी है, वो सब चीजें हम कवर अप करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें पढ़ेंगे वो है दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसल्यूशन व्हाइट वैक्सी सॉलिड। ये एक वैक्सी सॉलिड होता है, ट्रांसल्यूशेंट नेचर रहता है इसका। अब देखो, अगर व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, सो दैट हम यहाँ ये भी लिख दें कि दैट इट इज इजीली कट बाय नाइफ, इट कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। ये जो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोप हम यूज करते हैं, साबुन जो यूज करते हैं, वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, उसको इजीली कट किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही टेक्सचर व्हाइट फॉस्फोरस का रहता है। तो हमने इसमें ये पॉइंट कवर अप कर लिया। द सेकेंड पॉइंट इज दैट व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल देन अदर। व्हाइट फॉस्फोरस जो और एलोट्रोप्स बच गए इसके फॉस्फोरस के, रेड एंड ब्लैक, उनके कंपैरिजन में लेस स्टेबल रहता है। अब ये लेस स्टेबल है, सो दैट इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, कि ये इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट शोज केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस मींस दैट जब व्हाइट फॉस्फोरस को डार्क में या सनलाइट से दूर पुट किया जाएगा, देन इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, ग्लोज इन डार्क। ये कवर अप कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। तो देखो, स्ट्रक्चर जो होता है व्हाइट फॉस्फोरस का, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करेगा। तो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है उसको क्यों फॉलो कर रहा है? देखो, अगर हम इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर व्हाइट फॉस्फोरस का रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो फॉस्फोरस एक तो रखता है अपने पास लोन पेयर, क्लियर, एक लोन पेयर, और 3 इसने बनाए बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ये किसको शो कराएगा? ऐसे तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका पिरामिडल ज्योमेट्री को ये शो कराता हुआ होना चाहिए। बट उस टाइम पे या उस केस में उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 25 रेडियन, अप्रोक्सीमेटली 109-10 डिग्री के आसपास उसका एंगल होना चाहिए। बट इसका एंगल 109-10 डिग्री के बजाय 60 डिग्री रहता है। अब इसका रीजन क्या रहता है कि एक तो ये जो इसका ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न होता है वो डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल होता है। द सेकेंड थिंग इज कि इस स्ट्रक्चर में एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। जो इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेन है फॉस्फोरस में, मतलब अंदर का स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है, तभी तो एंगल बढ़ने के बजाय या उतना एडजस्ट करने के बजाय वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगुलर स्ट्रेन एडजस्ट। ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, अब ये लेस स्टेबल है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है व्हाइट फॉस्फोरस की, वो होती है कि व्हाइट फॉस्फोरस को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये फोस्फीन गैस की फॉर्मेशन करता है। दिस इज आवर फोस्फीन गैस, जिसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी रिएक्शंस या इसकी फॉर्मेशन, ये सब पढ़ा जाएगा। बट इसमें ये है कि व्हाइट फॉस्फोरस को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया जाएगा, देन बाय ऑन डिसॉल्विंग इट विल फॉर्म फोस्फीन गैस अलोंग विद सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है। Next and last point is the nature of white phosphorus is poisonous and it have garlic like smell. इसका टेस्ट, इसकी स्मेल
जो ओडोर होगी वो गार्लिक जैसी होगी, एज वेल एज ये पॉइजनस रहता है नेचर में। ये प्रॉपर्टीज होती है सभी व्हाइट फॉस्फोरस की। अब सेकंड हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रेड फॉस्फोरस। तो देखो जिसको व्हाइट की अगर हो जाए तो इसके साथ साथ ही रेड की क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके साथ साथ ही ये रेड और ब्लैक भी कवर अप होता चला जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वो होता है कि रेड फॉस्फोरस बनता कैसे है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो जब भी हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट लगाने पे वो क्या प्रोवाइड करेगा, रेड फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज दैट रेड फॉस्फोरस इज ओडोरलेस, नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी देखो, अगर रिएक्शन जिनको याद हो गई होगी उन्होंने ये देखा कि जहां हम फॉस्फीन गैस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो व्हाइट फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ वाटर में भी डिसॉल्व हो रहा था। तो ये सॉल्युबिलिटी शो करता है दैट व्हाइट फॉस्फोरस इज समहाउ सॉल्युबल इन वाटर, बट इन केस ऑफ रेड फॉस्फोरस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एज वेल एज ये ओडोरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, साथ साथ ही इसका नॉन पॉइजनस नेचर होता है। रेड फॉस्फोरस को अगर हम देखें इसके यूजेस में तो ये नॉन पॉइजनस होता है, एज वेल एज ये लेस रिएक्टिव भी होता है। इसकी रिएक्टिविटी व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कम होती है, जिसको हम मैच स्टिक्स वगैरह में यूज करते हैं। इसको किसी रिलेटिव कंपाउंड की फॉर्म में इसको मैच स्टिक्स में यूज किया जाता है, जिससे कि वो ग्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, बर्न करने की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर एक पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें लो एंगुलर स्ट्रेन रहता है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसे कि जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को एक पॉलीमेरिक फॉर्म में रिपीट करना शुरू कर देते हैं, देन इट विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेड फॉस्फोरस। तो ये इसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ही हो गई दैट इट हैव पॉलीमेरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर। Next point is it is less reactive than white phosphorus, and the last one is that it does not shows chemiluminescence, that is it does not glow in dark। ठीक है, ये अपना कवर अप हो गया रेड फॉस्फोरस। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ब्लैक फॉस्फोरस। तो देखो, ब्लैक फॉस्फोरस जो होगा वो तीसरे टाइप का एलोट्रोप होता है जो फॉस्फोरस का एग्जिस्ट करता है। एज वेल एज जब ब्लैक फॉस्फोरस की बात करते हैं तो ये भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई रहता है। द फर्स्ट वन इज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड द सेकेंड वन इज बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस रहता है उसकी फॉर्मेशन होती है कि जब हम सील्ड टेस्ट ट्यूब में अबाउट एट 803 केल्विन टेम्परेचर जब रेड फॉस्फोरस को हीट करें तो वो हीट करने पे हमें अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस प्रोवाइड करेगा। इट इज द फॉर्मेशन फॉर अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। The next one is beta black phosphorus. Beta black phosphorus is formed by heating white phosphorus at 473 Kelvin. टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एज वेल एज हमें ये पता रहे कि हम अल्फा को किसको हीट करने पे ऑब्टेन करते थे, बीटा को किसको हीट करने पे ऑब्टेन करते थे। तो देखो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जब हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं देन वी विल गेट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। और दूसरा क्या कर सकते हैं, जो व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे देन विल गेट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर दैट रेड फॉस्फोरस गिव्स प्रोवाइड अल्फा ब्लैक एंड व्हाइट फॉस्फोरस प्रोवाइड्स बीटा ब्लैक। The next is alpha black phosphorus have monoclinic और rhombohedral crystal। जो क्रिस्टलाइन नेचर रहता है फॉस्फोरस का, उसमें ब्लैक फॉस्फोरस जो रहेगा उसमें उनके जो क्रिस्टल्स रहते हैं उन क्रिस्टल्स की ज्योमेट्रिकल पैटर्न रहता है आइदर rhombohedral और monoclinic। जिनको इन ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, जिनको ये क्लियर नहीं हो पाता कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न कौन सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न कैसा रहेगा, किसको मोनोक्लिनिक बोलेंगे, किसको रोम्बोहेड्रल बोलेंगे, तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था जिसमें हम डिफरेंट ब्रेवियस लैटिसेस के टाइप्स देखते थे। तो ऊपर लिंक दिया हुआ होगा, पहले उसको टच करें सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए दैट मोनोक्लिनिक क्या होता था और रोम्बोहेड्रल क्या होता था। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक।
लास्ट पॉइंट इज ब्लैक फोस्फोरस डज नॉट बर्न इन एयर। जो अल्फा ब्लैक होता है इट हैव टेंडेंसी टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बट बीटा ब्लैक फोस्फोरस डज नॉट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन एयर। ये कवर अप हो गया अपना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ या डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ फोस्फोरस। 3 एलोट्रोप्स रहेंगे, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। सभी की प्रॉपर्टीज एंड सभी के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, दैट इज फोस्फीन। तो देखो फोस्फीन के बारे में भी हम वही यूजुअल चीजें पढ़ेंगे। फोस्फीन बनता कैसे है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी और कहाँ कहाँ फोस्फीन को यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले अपने पहली उस पे मूव करते हैं, फर्स्ट गोल पे मूव करते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फोस्फीन। तो देखो जब फोस्फीन की प्रिपरेशन की बात आती है तो हम सबसे पहला जो मेथड या फिर जो पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं फोस्फीन प्रिपरेशन का, दैट इज हम कैल्शियम फोस्फोइड और वाटर को कराते हैं रिएक्ट। जब भी कैल्शियम फोस्फोइड में वाटर को ऐड किया जाता है देन इट विल प्रोवाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद दिस फोस्फीन गैस। ओके, अब लेबोरेटरी मेथड्स की बात कर लेते हैं कि लेबोरेटरी में अगर फोस्फीन को प्रिपेयर करना हो तो हम कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। हम वही यूजुअल मेथड यूज करेंगे जो हमने एलोट्रोप्स ऑफ फोस्फोरस में पढ़ा था। रिमाइंड कीजिए हमने क्या पढ़ा था अभी, कि हम फोस्फोरस को, व्हाइट फोस्फोरस को जो मोर रिएक्टिव होता था इन कंपैरिजन ऑफ रेड एंड ब्लैक फोस्फोरस, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। और जैसे ही उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है देन इट विल फॉर्म सोडियम हाइपोफॉस्फाइड अलोंग विद फोस्फीन गैस। तो ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हमने ये अपने एलोट्रोप्स ऑफ जो व्हाइट फोस्फोरस पढ़ा था एलोट्रोप्स ऑफ फोस्फोरस में, उसमें भी कवर अप किया था और ये इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये रिपीटेशन जहां शुरू हो जाए दैट मीन्स हम वो चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती ही है। तो ये हो गई अपनी लेबोरेटरी मेथड जो प्रिपेयर करते हैं हम फोस्फीन गैस को, वो। अब मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फोस्फीन गैस की वो है उसका फिजिकल अपीयरेंस, कि वो कैसी दिखेगी, कैसी स्मेल प्रोवाइड करती है, कैसा कलर रखेगी अपना, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो जब इन टॉपिक्स पे या इन पॉइंट्स की तरफ मूव करें तो सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। तो देखो गैस जो फोस्फीन गैस है वो कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता फोस्फीन गैस का। नेक्स्ट इज, अब स्मेल की बात कर लेते हैं। तो फोस्फीन गैस हैव रोटन फिश लाइक स्मेल। जैसा हम फिश मार्केट में अगर जिसके आसपास कहीं अगर फिश मार्केट है तो मूव करे होंगे तो वहां जैसी फिश मार्केट में स्मेल आती है वैसी ही कुछ रोटन फिश जैसी स्मेल फोस्फीन गैस की भी होती है। एंड द नेक्स्ट इज इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। ये पॉइजनस होती है नेचर में। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो जो केमिकल प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ेंगे वो है जब भी फोस्फीन गैस को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में लाया जाएगा देन इट एक्सप्लोड्स। इसका एक्सप्लोजिव नेचर होता है। और एग्जाम्पल हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जैसे नाइट्रिक एसिड होता है, क्लोरीन वेपर्स होते हैं, ब्रोमीन वेपर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जिनके कांटेक्ट में ये एक्सप्लोसिव बिहेवियर शो कराती है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर इसका देखें तो नेक्स्ट पॉइंट होता है दैट फोस्फीन इज वीकली बेसिक इन नेचर। इट हैज वीक बेसिसिटी, ठीक है, लो बेसिसिटी रहती है फोस्फीन गैस की। एंड उसके साथ साथ जैसे हमने अमोनिया गैस पढ़ी थी, अब देखो PH3 फोस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, कुछ कुछ किससे रिजेंबल करता है NH3 से, ठीक है। तो NH3 बेसिक होती थी, ये क्या रहेगी, बेसिक होगी, लेकिन इसकी बेसिसिटी क्या होती है, लो होती है। हमने वहां उसमें अमोनिया गैस में पढ़ा था, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ साथ हमें अमोनिया के भी 1-2 पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो अमोनिया गैस में हमने पढ़ा था कि वो अमोनिया गैस बेसिक नेचर की होती थी और उसको जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता था देन इट विल फॉर्म अमोनियम आयंस, ठीक है। वो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म अमोनियम आयंस। सिमिलरली अगर फोस्फीन गैस जो बेसिक होती है नेचर में, वो दूसरी बात है कि ये लो बेसिक नेचर शो कराएगी, लेकिन इसको भी अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है देन इट विल फॉर्म फोस्फीनियम आयंस।
देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमने फोस्फीन गैस को रिएक्ट कराया HBr के साथ, ठीक है, एंड इसने फॉर्म किया फोस्फीनियम आयन दैट इज PHBr। ये क्या होता है? फोस्फीनियम आयन। ओके, ये हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये नेसेसरी तो नहीं था इसका स्ट्रक्चर बताना, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट फोस्फीन और अमोनिया का ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो फोस्फीन का भी वही पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। एक लोन पेयर रखेंगे, 3 हाइड्रोजन रखते हैं जिनकी वेज डैश एंड प्लेन पे पोजीशन रहती है। तो अगर हम एंगल की बात करें तो फास्फोरस हाइड्रोजन एंड फास्फोरस पी बॉन्ड एंगल रहता है, सॉरी HPH बॉन्ड एंगल रहता है यहाँ 93.5 डिग्री, एंड जो बॉन्ड लेंथ होती है फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड की दैट विल बी 1.42 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, अब बात कर लेते हैं लास्टली यूजेस ऑफ फोस्फीन कि फोस्फीन गैस को कहाँ यूज किया जाएगा। तो देखो, फोस्फीन गैस का जब कंप्लीटली या स्पॉन्टेनियस इसका कंबशन कराते हैं, कंटिन्यूस का कंबशन कराए, इसको बर्न किया जाए, देन इट इज यूज्ड इन होम सिग्नल। इसको होम सिग्नल में यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड यूज, इसका मेजर यूजेस क्या क्या होते हैं कि फोस्फीन गैस को स्मोक स्क्रीन में यूज किया जाता है। और हमने जो थर्ड यूज देखा लिखा अपना वो है दैट इट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स इन सीज। समुद्रों में जो सिग्नल्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो देखो, कुछ कंटेनर समुद्रों में जो सिग्नल्स के लिए यूज करेंगे फोस्फीन गैस को, वो कैसे यूज करेंगे कि कुछ कंटेनर होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम फोस्फाइड भरा हुआ होता है, उनको पियर्स किया जाता है, उनमें छेद किए जाते हैं और उनको सी वाटर में थ्रो किया जाता है। तो जैसे ही वो सी वाटर में थ्रो होंगे या उसमें उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोजिव नेचर शो कराते हैं, तो उसको समटाइम्स सिग्नल के तौर पे यूज किया जाता है। और इसमें फोस्फीन का यूज कहाँ आया? फोस्फाइड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटली या घुमा फिरा के किसका यूज आ गया? फोस्फीन गैस का यूज आ गया। यहाँ अपना कवर अप हो गया फोस्फीन गैस। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। जो नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस के दैट आर हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो 2 हेलाइड्स पढ़ेंगे हम, एक होता है फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड एंड द सेकंड वन इज फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, जिसको PCl3 एंड PCl5 भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम PCl3 के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली PCl3 क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ही कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जो ट्राइक्लोराइड होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें सिंपली हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस को ड्राई क्लोरीन के साथ मिक्स किया जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं ड्राई क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू व्हाइट फॉस्फोरस या फिर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस। तो जैसे ही हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस को ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, यही पढ़ रहे हैं। और इसका सेकेंड प्रिपरेशन मेथड भी होता है कि हम ड्राई क्लोरीन ना लेके थायोनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये प्रिपरेशन होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि PCl3 जो होता है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड टेक्सचर रहेगा, ऑयली लिक्विड टेक्सचर और कलरलेस नेचर रहता है, इसका अपीयरेंस रहती है। फिर है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। वन ऑफ द मेन केमिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो PCl3 शो कराता है वो होती है कि PCl3 मॉइस्चर की प्रेजेंस में, इसको कंप्लीट वाटर प्रोवाइड करने की नेसेसिटी नहीं होती। हम अगर इसको मॉइस्चर के भी प्रेजेंस में रखें तो भी ये क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होने पे हमें प्रोवाइड करेगा H3PO3 अलोंग विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लास्टली इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, है पिरामिडल इन शेप, जिसमें एक लोन पेयर रहते हैं और 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं। बॉन्ड पेयर के साथ क्लोरीन अटैच रहता है और इसके एपेक्स पे लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ये हो गई अपनी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात। अब देखो, अगर इसके स्ट्रक्चर में हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 फॉस्फोरस
sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। अब बात कर लेते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला PCl5। सबसे पहले इसकी भी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। देखो, एज सिमिलर एज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, हम यहाँ पे क्या करते थे, हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस से में ड्राई क्लोरीन गैस पास कराते थे। अब जब ड्राई क्लोरीन गैस जो हम पास करा रहे हैं उसको एक्सेस में पास कराएं, उसका अमाउंट क्या कर दें, ज्यादा कर दें, एक्सेस में उसको पास कराएं, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, PCl5। सिमिलरली अगर हम थायोनाइल क्लोराइड से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्सेस में अगर थायोनाइल क्लोराइड प्रोवाइड करें तो भी ये क्या प्रोवाइड करेगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, या फिर ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी में टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा दैट व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज हीटेड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हीट किया जाएगा देन इट विल डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज्ड हो जाएगा, और डिकम्पोज होके क्या प्रोवाइड करेगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अलोंग विद क्लोरीन गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की। तो जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये गैसियस एज वेल एज लिक्विड दोनों ही स्टेट में अवेलेबल हो सकता है, दोनों ही स्टेट को ये शो कराता है, गैसियस स्टेट को भी एज वेल एज लिक्विड स्टेट को भी। तो जब ये गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में प्रेजेंसी दिखाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या दोनों में सेम रहेगा या दोनों में अलग अलग रहेगा। दोनों में ये सेम ही तरह का स्ट्रक्चर शो कराएगा, सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो कराता है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन रहेंगे जो बॉन्डेड रहते हैं, और वो कुछ इस तरीके से बॉन्डेड रहेंगे, सो दैट इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब इस स्ट्रक्चर में स्पेशलिटी क्या होती है कि हमें यहाँ पर 2 तरह के फास्फोरस और क्लोरीन बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। तो इन 2 तरह के बॉन्ड में एक होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्लियर? एक्सियल बॉन्ड होते हैं 2 PCl बॉन्ड, और इक्वेटोरियल होते हैं 3 PCl बॉन्ड। 3 जो PCl बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल है और 2 एक्सियल है। अब देखो, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का नेचर अलग अलग है, नाम अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, एज वेल एज दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग है। तो देखो, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड, और इसका रीजन क्या रहता है, ड्यू टू रिपल्शन। क्योंकि जिसमें रिपल्शन ज्यादा है, जैसे मान लो कि ये 2 बॉन्ड है, अब ये 2 बॉन्ड है, 2 अगर बॉन्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएंगे, पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। और अगर करते हैं ये रिपेल, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एकदम ऐसे फुल स्ट्रेच हो जाते हैं। तो जैसे ही ये फुल स्ट्रेच होंगे ये रिपल्शन क्रिएट करके और इसके बॉन्ड लेंथ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है दैट व्हाई PCl axial bonds are longer than equatorial bonds, then it will be due to only and only repulsion। ठीक है, यहां होता है ग्रेटर रिपल्शन और यहाँ रिपल्शन रहता है लोअर, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड लेंथ कम होती है, एक्सियल्स की ज्यादा होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखोगे कि जब हम सॉलिड स्टेट की बात करें, हमने लिक्विड और गैसियस स्टेट का देख लिया कि ये तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, इट कैन बी प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो जब लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा तो ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो कराता है, और जब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा तो ये आयनिक सॉलिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आयनिक सॉलिड इन द सेंस कि आयंस एग्जिबिट करेगा, और इसको लिखा जाता है इन आयनिक सॉलिड की फॉर्म में PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। दैट मीन्स ये पार्ट हो गया अपना कैटायन, कैटायनिक पार्ट, ये कैटायन एंड दिस इज एनायन, ये दोनों चार्ज शो कराएगा। और इनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि अभी तुम बोले गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट में ये ज्योमेट्री, देन व्हाट विल बी ज्योमेट्री इन सॉलिड स्टेट, क्या हुआ उसका। तो इसमें भी ये ज्योमेट्री शो कराएगा, ये शेप शो कराता है। तो जो
कैटाइनिक पार्ट रहता है, जब ये कैटाइनिक फॉर्म शो कराता है PCl4+, वहां ज्योमेट्री रहेगी इसकी टेट्राहेड्रल। और जब बात आए एनायनिक पार्ट की, तो यहाँ ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दैट इज ऑल अबाउट फॉस्फोरस हैलाइड्स। ये कंप्लीट फॉस्फोरस हैलाइड है, जिसमें हमने दोनों तरह के फॉस्फोरस हैलाइड देखे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब लास्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट कंपाउंड्स कंटेनिंग फॉस्फोरस, दैट आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो, सबसे पहले हमें ये बता रहे दैट व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो किन को बोला जाएगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस? ये बेसिकली एसिड्स होते हैं जो ऑक्सीजन एलिमेंट को कंटेन करते हैं, दोज एसिड विच कंटेन्स ऑक्सीजन एलिमेंट्स। अब फॉस्फोरस इज वेरी वेल नोन फॉर देयर ऑक्सो एसिड्स। फॉस्फोरस काफी फेमस होता है उसके ऑक्सो एसिड्स को लेके, जैसे H3PO3 फॉर्म करता है, H3PO4 फॉर्म करता है, H3PO2 फॉर्म करता है, ऑल्सो उनकी बेसिसिटी के लिए। ठीक है, तो इनमें एक्चुअली होता क्या है, इन तरह के स्ट्रक्चर में एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है जिसमें फॉस्फोरस कवर्ड रहता है, सराउंडेड रहता है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ऑल एज वेल एज फॉस्फोरस OH बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये हो गया जनरल सा लेआउट कि किनको ऑक्सो एसिड्स बोलेंगे, क्या डेफिनेशन होती है। अब हम जो ऑक्सो एसिड्स हमें पढ़ने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैसे कैसे उनको प्रिपेयर करेंगे, एज वेल एज कैसे वो दिखते हैं, उनकी शेप, स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं H3PO2 के बारे में। सबसे पहला ऑक्सो एसिड होता है H3PO2। तो H3PO2 को बोला जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, नाम होता है इसका। सेकेंड थिंग इज दैट हाइपोफॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉस्फोरस की, +1। और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जब हम व्हाइट फॉस्फोरस में कोई एल्कली सॉल्यूशन ऐड कर दे, देन इट विल फॉर्म हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड की, विच इज H3PO3। H3PO3 को बेसिकली बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और प्रिपेयर किया जाता है P2O3 को। जब हम हाइड्रेट करें तो ये हमें देगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। थर्ड ऑक्सो एसिड की बात करते हैं, दैट इज H3PO4, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। अब इनमें देखो, स्ट्रक्चर देखने पे आपको पता लग जाएगा। जैसे फर्स्ट वन की बात करें, एक P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है, 2 PH बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, एक POH बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमाइंड दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर को याद करो, सब क्लियर है, सब दिखेगा साफ साफ कि अच्छा यहाँ से ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो अगर इसकी बात करें तो एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है, 2 फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड OH रहते हैं, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोक्साइड बॉन्ड, एंड एक रहता है फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब अपन ने क्लियर कर लिया। थर्ड अगर हम बात करें H3PO4 की, तो इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉस्फोरस की यहाँ पे +5 और इसकी प्रिपरेशन की जाती है P4O10 + H2O, देन इट विल गिव अस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब बॉन्ड्स की अगर बात करें इसमें, तो एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, 3 फॉस्फोरस OH बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, एंड 0 फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट मीन्स नो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H3PO3। फोर्थ हम बात करते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड की। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O7। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। बोला जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स, और इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दोनों की ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसका फॉर्मेशन मेथड होता है सिंपली हीट फॉस्फोरिक एसिड एंड इट विल गिव पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है। अब देखो दो मेजर या फिर ये बोल सकते हैं बल्कि ऑक्सो एसिड्स दिए हुए होते हैं, दो बल्कि ऑक्सो एसिड, जिसमें एक होता है साइक्लोट्राइमेथाइल मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। जिसको साइक्लोट्राइमेथाइल ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड क्लियर हो गया, उसके लिए कुछ नहीं है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो इसका स्ट्रक्चर, इसको साइक्लो वर्ड क्यों हमें डिनोट कर रखा हमने यहाँ पे, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था। दूसरा इसका फॉर्मूला इस तरह होता है H3PO3, जिसको 3 टाइम्स, जिसको होल थ्राइस जिसका किया जाए, और फॉर्मूला हमने इसका लिख दिया। इसमें अगर बॉन्ड्स की बात करें तो 3 फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, 3 फॉस्फोरस OH बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं एंड द साइमल्टेनियस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड विच इज HPO3 N। ब्रैकेट के बाहर क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे N लगाते हैं कि ये यहाँ से N टाइम्स यहाँ रिपीट होगी, N टाइम्स ये आगे रिपीट होती चली जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स होते हैं फॉस्फोरस के, और हम पहले भी बता चुके हैं दैट फॉस्फोरस इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स ऑक्सो एसिड्स। अब इनमें और स्पेशलिटी क्या होती है कि देखो इन ऑक्सो एसिड्स में हमने दो तरह के हाइड्रोजन देखे। एक हाइड्रोजन था जो डायरेक्टली बॉन्डेड था फॉस्फोरस से, दूसरा हमने देखा वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के थ्रू फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ था। तो इनकी आयनाइजेबिलिटी क्या होती है कि जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है वो आयनाइजेबल नहीं होता, वो आयनाइज हो ही नहीं सकता। तो उसका इनकी बेसिसिटी में कतई कोई रोल नहीं है। बेसिसिटी में किनका रोल रहेगा, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं वो आयनाइज हो सकते हैं, उनका बेसिसिटी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखो अगर इनकी बेसिसिटी के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें H3PO2, तो H3PO2 में सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के थ्रू फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये क्या होगा, मोनोबेसिक। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस विल बी मोनोबेसिक एंड इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक नंबर में ऑप्शनल में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इनकी बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इसमें अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 2। दैट मीन्स ये कैसा होगा, डायबेसिक। इट इज डायबेसिक इन नेचर। एंड सिमिलरली तो नहीं, लेकिन यही मेथड फॉलो करते हुए हम H3PO4 को बताएंगे विच विल बी ट्राइबेसिक इन नेचर। ठीक है, H3PO4 क्या रहेगा, ट्राइबेसिक रहेगा। ऐसे ही ये टेट्राबेसिक एंड इनकी बेसिसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो बेसिसिटी क्यों देखी, किस लिए देखी, किसकी वजह से आई, हाइड्रोजन की वजह से आई। लेकिन कौन से हाइड्रोजन की वजह से, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू फॉस्फोरस से जुड़े हुए थे, क्योंकि जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली जुड़ रहे थे, पीएच बॉन्ड बना रहे थे, उनको आयनाइज नहीं किया जा सकता, उनकी आयनाइजेबिलिटी 0 होती है, तो वो बेसिसिटी में रोल प्ले नहीं करते। बेसिसिटी किनकी वजह से डिराइव होगी है, किनके मतलब किन की काउंटिंग से, किन को देख के हम उनकी बेसिसिटी डिराइव करेंगे, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के थ्रू फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। यहाँ हो गया अपना कंप्लीट 15th ग्रुप, जिसमें हमने इनकी सबकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वो सभी हमने डिस्कस करी कि उनका कैसे क्या ट्रेंड्स रहेंगे, कैसे वो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। और एज वेल एज हमने जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे वो पढ़े, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कंस्टिट्यूट करते थे वो देखे। अब हमने फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड देखे और इनकी प्रॉपर्टीज देखी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ग्रुप विच इज 16th ग्रुप। वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है आपका ये काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो कीप मोटिवेटिंग अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडुइवोक अकेडमी।